नमस्कार। माँ बनना एक महिला के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। प्रकृति की सृजन प्रक्रिया में एक महिला का शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। खासकर गर्भावस्था के पहले 3 माह कई तरह से माँ और शिशु दोनों के लिए खास होते हैं। शिशु के शुरुआती विकास के साथ इस समय माँ के शरीर में भी कई परिवर्तन होते रहते हैं, जिनका पूरी तरह से ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर मीनाक्षी जी से इसी विषय पर कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। प्रथम तिमाही में क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं? सामान्य जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें तो जैसे जी मितलाना, जी घबराना, मुँह का स्वाद गड़बड़ रहना और सुस्ती रहना, थकान रहना, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगना, ये तो आम सी समस्याएँ हैं या भूख का कम लगना। लेकिन अगर ये जटिलताएँ बढ़ जाती हैं प्रेगनेंसी में 8 से 10 बार अगर उल्टियाँ हो रही हैं तो क्या करें? तो उल्टी होना, जी घबराना ये अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बार-बार उल्टी होती है, दिन में 10-12 बार उल्टी हो रही है तो उसको बोलते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविटेरियम। हाइपरेमेसिस है तो आपको अपनी स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए और अगर वो जाँचें बताते हैं, जैसे कई बार लीवर की जाँचें बताते हैं या पीलिया बताते हैं, उस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो तो उस अनुसार जाँच करवा के और इलाज लेना चाहिए। अन्यथा आपको जैसे बार-बार खाना चाहिए, दिमाग में बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं पालना चाहिए कि मैं खाऊँगी तो मुझे उल्टी हो जाएगी या मुझे बिल्कुल ही नहीं खाना या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उससे क्या एक साइकोजेनिक कॉज़ होता है वॉमिटिंग का, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और वॉमिटिंग उससे और ज़्यादा होती है। तो एक विशियस साइकिल डेवलप हो जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचना नहीं चाहिए। ये एक आम-सी समस्या है, सबके साथ होती है और इसमें बार-बार खाना चाहिए और जो आपका मन करे वो खाना चाहिए और फैमिली मेंबर्स को भी ये है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करें कि ये ही खाओ, अन्यथा कमज़ोरी आ जाएगी। अगर दूध नहीं अच्छा लग रहा तो नहीं पिएँ, दही खा लें और कई बार ये होता है कि कुछ भी खाने का मन नहीं है, तो सिंपल जैसे नींबू पानी है, चीनी का घोल है या खट्टा-मीठा जो भी खाएँ, उसमें ये होता है कि आपके शरीर में जाना चाहिए और अगर एक बार उल्टी हो गई तो दोबारा खा लो। तो रिश्तेदारों या जो परिजन होते हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि अगर ये खाएगी नहीं तो कैसे काम चलेगा, लेकिन कुदरत का कुछ ऐसा बैलेंस होता है कि ये जो शुरू के 3 महीने होते हैं इसमें होने वाली अगर वॉमिटिंग है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा कुप्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। पर अगर हाँ, जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा उल्टी होती हैं, 8 से 10 बार से ज़्यादा हो रही हैं या आप बिल्कुल ही नहीं झेल पा रहे हैं, तो आपको जाकर शरीर में पानी की कमी न हो जाए तो अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से ड्रिप बोलते हैं सलाइन जिसे, वो भी लगवानी चाहिए और जाँचें करवानी चाहिए। जटिल समस्याएं क्या हो सकती हैं? उसमें गर्भपात की बात करेंगे हम, अबॉर्शन। तो उसके लिए जैसे मैंने पहले भी कई बार चर्चा की थी, सोनोग्राफ़ी का शायद एक वीडियो था कि जैसे ही प्रेगनेंसी डायग्नोज़ होती है, 10-12 दिन ऊपर जाते हैं, तो हम प्रेगनेंसी टेस्ट से इसको कन्फर्म करते हैं। एक स्ट्रिप आती है और उसमें पेशाब चेक करते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि हाँ, प्रेगनेंसी है। लेकिन उसका जो कन्फर्मेशन होता है, वो सोनोग्राफ़ी से होता है। तो कई बार ये मिथ होता है कि सोनोग्राफ़ी इतनी जल्दी क्यों करवाएँ? तो उसके ही कारण मैं अभी आपको बता रही हूँ कि अगर 15 दिन, 20 दिन ऊपर हो गए तो अच्छी मशीन है तो उसमें जो एम्ब्रियो योक सैक है वो बना क्या, एम्ब्रियो बना क्या, बच्चे की धड़कन आई क्या, उस सब चीज़ का पता चलता है। और दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बच्चा सही जगह पर इम्प्लांट हुआ है क्या? यानी बच्चेदानी के अंदर ही है क्या? ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो शुरू की तिमाही में हम सोनोग्राफ़ी करवाते हैं उसका। तो अर्ली प्रेगनेंसी कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो उसको अवॉइड करने के लिए जैसे ही 20 दिन 25 दिन ऊपर हो जाते हैं 15 दिन के बाद आपको अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। सामान्यतः ये देखा है कि मरीज़ खुद ही घर पर जाँच कर लेते हैं, उनको लगता है कि प्रेगनेंसी हो गई तो ठीक है जब कभी जाएँगे तब दिखा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जाकर अगर वो आपको सोनोग्राफ़ी की सलाह देते हैं तो आपको सोनोग्राफ़ी ज़रूर करवानी चाहिए और उसमें बच्चे की धड़कन का पता चल जाता है। अब आपने एक बार सोनोग्राफ़ी करवाई और बच्चे की धड़कन आ गई, लेकिन कुछ 15-20 दिन या 1 महीना बाद, 2 महीना बाद ऐसा भी हो सकता है कि ब्लीडिंग हो जाए, कोई संकेत मिले या बच्चा अंदर ग्रोथ नहीं करे, तो आपको शरीर में कुछ जैसे मैंने बताया था जी घबराना वग़ैरह ये सारे लक्षण ख़त्म हो जाएँ,
तो भी आपको तुरंत जाकर सोनोग्राफी करवानी चाहिए। उसमें कई बार ये पता चलता है कि बच्चे की धड़कन गायब हो गई या बच्चा अंदर खत्म हो गया। तो बहुत छोटा-सा एम्ब्रियो होता है लेकिन धड़कन चली गई तो वो आगे बढ़ेगा नहीं और बढ़ेगा नहीं तो उसमें हम जो डीएनसी बोलते हैं या सफाई वो करवानी चाहिए, नहीं तो बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, संक्रमण के चांस रहते हैं और फिर वो आगे भी प्रेगनेंसी नहीं लगने का एक कारण होता है या और भी बीमारियां जैसे पेल्विक इन्फेक्शन का कारण होता है। तो इसलिए चिकित्सकीय परामर्श के अंदर रहना चाहिए और जितनी बार जैसे भी लक्षण के अनुरूप वो अगर सोनोग्राफी की सलाह देते हैं तो प्रथम तिमाही में सोनोग्राफी करवानी चाहिए। अबॉर्शन की कितने तरह की कैटेगरी होती है? तो अबॉर्शन जो होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी बोलते हैं, मिस्ड अबॉर्शन भी बोलते हैं, इसकी अलग-अलग कैटेगरी होते हैं। तो उसमें अगर अपने आप बच्चेदानी का मुँह खुल के और बच्चा निकल जाता है, बहुत तेज़ ब्लीडिंग होती है, तो तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी होती है और उसमें डीएनसी की सलाह देते हैं, तो डीएनसी करवानी चाहिए। और ये एक प्रकार का प्रोसीजर होता है जो डे टाइम प्रोसीजर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल स्टे की या ये नहीं है कि 2-3 दिन रहना पड़ेगा, 8-10 घंटे में आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसी प्रकार मिस्ड अबॉर्शन होता है। मिस्ड अबॉर्शन मतलब अंदर ही अंदर बच्चे की धड़कन खत्म हो गई और महिला को पता भी नहीं चलता है। तो अगर वो बच्चा नहीं बढ़ रहा है तो अगर अंदर जैसा रहेगा तो उसमें संक्रमण के चांसेस होंगे, इन्फेक्शन होगा, जिसे आम भाषा में हम बोलते हैं कि बच्चे का ज़हर फैल जाता है। तो उस अवस्था में भी अपने को सोनोग्राफी से पता चल जाता है और डीएनसी करवानी चाहिए। अबॉर्शन होने का क्या कारण होता है? देखिए, ये बिल्कुल मैं इसकी तुलना करूँगी जैसे अपन खेती करते हैं, तो कई बार बीज में भी डिफेक्ट होता है, कई बार मिट्टी में भी डिफेक्ट होता है, कई बार एनवायरनमेंट में भी डिफेक्ट होता है कि जितना बीज हम बोते हैं, सारे नहीं लगते पौधे। तो जैसे कई बार जेनेटिक कोई कारण है या तो कोई पुरुष के क्रोमोसोम में कहीं कोई दिक्कत है या महिला के उसमें दिक्कत है, एग में, स्पर्म में कहीं जेनेटिक अगर कारण है, तो भी वो नहीं सक्सेसफुल होती प्रेगनेंसी। इसी प्रकार से बहुत सारे जो बच्चेदानी के कारण भी होते हैं, जैसे बच्चेदानी के 2 भागों में बँटा हुआ होना, सेप्टम होना, बाइकॉर्नुएट यूट्रस होना या फिर जैसे इन्फेक्शन होना या फिर जैसे हार्मोनल कारण भी होते हैं, थायरॉइड हार्मोन है, उसकी वजह से भी हाइपर या हाइपो हो तो भी अबॉर्शन हो जाता है। एक ब्लड ग्रुप का कारण भी होता है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों में अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी भी प्रकार का मेडिकल कोई डिसऑर्डर है, बीमारी चल रही है, उसमें भी होता है या फिर मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस किसी भी तरह का हो, तो उसमें भी अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो इन सब चीज़ों की जाँच होनी चाहिए और जो आम सलाह है उसमें ये है कि अच्छा खाना-पीना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए और मानसिक तनाव किसी भी तरह का नहीं लेना चाहिए। पूरा आपको रेस्ट भरपूर करना चाहिए, 8-10 घंटे की नींद लेनी चाहिए और अगर कोई भी हार्मोनल कारण है या मेडिकल डिसऑर्डर है, तो उसकी आपको जाँच करवानी चाहिए और अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए ताकि एक बार अगर हो गया तो दोबारा नहीं हो। पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक बार अबॉर्शन हुआ, फिर 2 बार हो गया। अगर 2 बार से ज़्यादा होता है तो उसको हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं। तो इसमें भी इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा कारण होता है, वायरल इन्फेक्शन और जैसे एक टॉर्च की जाँच करवाते हैं हम, टॉर्च बोलते हैं जिसको टोक्सोप्लाज़्मा, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीज़ वायरस। तो ये वायरल इन्फेक्शन भी अबॉर्शन का एक कारण होते हैं और कई बार इम्यूनोलॉजिकल कॉज़ भी होते हैं। हमने सारी जाँचें करवा ली, कोई हार्मोनल डिसऑर्डर भी नहीं है, मेडिकल डिसऑर्डर भी नहीं है, कुछ भी वायरल इन्फेक्शन तो एक बार हो जाता है तो दोबारा नहीं होता, फिर दूसरी बार कैसे हो गया, इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाती है। तो उस सब को हम एक कैटेगरी में डालते हैं इम्यूनोलॉजिकल कॉज़। तो उसके लिए भी इंजेक्शन जैसे हेपेरिन, वारफेरिन वगैरह के इंजेक्शन लगते हैं, प्रावधान होता है, तो वो आपको अपने चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार लेना चाहिए। अन्यथा क्या है ये सिर्फ़ मरीज के लिए नहीं पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस का कारण होता है, तनाव हो जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? अब प्रथम तिमाही की एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जो जानलेवा भी हो सकती है, जिसमें मरीज की जान जाने का खतरा भी होता है, डेथ भी रिकॉर्ड की जाती है, वो होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है जब जो भ्रूण है, जो बच्चेदानी के अंदर न लग के बच्चेदानी के बाहर कहीं लग जाए, जैसे ट्यूब में लग जाए, जो सबसे कॉमन लगता है। आपने सुना होगा ट्यूबल प्रेगनेंसी जिसे बोलते हैं कि ट्यूब में बच्चा लग गया।
या ओवरी में लग जाए या बाहर पेट में कहीं लग जाए, तो उसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये बहुत खतरनाक इमरजेंसी होती है, गायनिक इमरजेंसी है, ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है, जिसका कभी अंदाजा भी नहीं लगाया हुआ होता। तो जब प्रेगनेंसी के ऊपर 15-20 दिन हो जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड का एक इम्पॉर्टेंट कारण यही होता है, उसमें अपने को पता चल जाए कि बच्चा सही जगह पे लगा है। क्योंकि बच्चेदानी में अगर बच्चा लगेगा तो बच्चेदानी में इतनी स्ट्रेंथ होती है, उसकी मसल्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो उतनी बढ़ जाती है और बच्चा उसमें बढ़ सकता है। लेकिन ट्यूब बहुत पतली होती है, ना उनमें स्पेस होता, तो अगर ट्यूब में बच्चा लग गया तो वो बढ़ नहीं पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 महीने तक बढ़ेगा और बीच में वो क्या होगा कि रप्चर हो जाएगी, और रप्चर हो जाएगी तो बहुत ब्लीडिंग होगी, अंदर ही अंदर इतनी ब्लीडिंग होगी जैसे हम बाहर 1.5 से 2 लीटर भी कई बार हम ऑपरेशन करते हैं तो उसमें अंदर ब्लड निकलता है और मरीज की जान भी चली जाती है, जब तक हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि घर में हुआ क्या। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या-क्या लक्षण होते हैं? तो देखिए, जैसे ब्लीडिंग हुई या बहुत तेज पेट में दर्द हुआ या चक्कर आए, हाइपोटेंशन हो जाता है, बीपी गिरा तो उससे भी पता चल जाता है। तो इस तरह की अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, बार-बार पेट में दर्द हो रहा है या बहुत तेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो गई या आपको चक्कर आ रहे हैं, तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है जो एक बहुत बड़ी गायनिक इमरजेंसी है। तो वहाँ जाने से आपको अल्ट्रासाउंड होगी, उससे आपका डायग्नोसिस होगा, ब्लड टेस्ट होंगे, हीमोग्लोबिन पूरा है या नहीं है, क्योंकि 1.5-2 लीटर अगर पेट में ब्लड निकल जाता है और हम उसका अंदाजा ही नहीं लगा पाते, तो आप सोचिए कि जब सर्जरी करते हैं तो कितनी बड़ी इमरजेंसी होती होगी, तो उसमें निश्चित रूप से ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, और दूसरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोज़ करने के लिए बीटा एचसीजी हार्मोन होता है, उससे भी टेस्ट करते हैं। वो उतना प्रॉपर नहीं बढ़ता जितना बच्चेदानी के अंदर बच्चा लगा हुआ होता है तब बढ़ता है। तो जो डेफिनिटिव डायग्नोसिस होता है वो तो उसका बाद में बताऊँगी मैं। पहले जो डायग्नोसिस है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, वो लक्षण के द्वारा, फिर उसके बाद बीटा एचसीजी हार्मोन के द्वारा, और तीसरा सोनोग्राफी से डायग्नोसिस होता है। उसके बाद तुरंत ऑपरेशन के लिए लिया जाता है, जिसमें एक माइनर सर्जरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, जिसे दूरबीन द्वारा जाँच बोलते हैं। तो दूरबीन द्वारा जाँच से हमें पेट के अंदर बहुत सारा ब्लड दिखता है, अगर वो कन्फर्म है तो फिर ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में ट्यूब को हटाया जाता है, अगर ट्यूब रप्चर हो चुकी है तो। तो ये तो इसका सर्जिकल मैनेजमेंट होता है और किसी भी प्रकार से मरीज की जान बचाई जाती है। एक अगर मान लो रप्चर होने से पहले ही पता चल जाता है, मरीज भी विजिलेंट है, डॉक्टर भी, फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और अगर आपका डायग्नोसिस एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पहले ही हो गया, तो आजकल इसका मेडिकल मैनेजमेंट भी होता है। मीथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन लगता है या मिफेप्रिस्टोनिक ड्रग होती है, उससे भी होता है। तो उससे पहले अनरप्चर्ड जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, उसका ट्रीटमेंट होता है, और उससे मतलब जो कॉम्प्लिकेशन है रप्चर्ड एक्टोपिक की, उससे बचा जा सकता है। तो प्रथम तिमाही भी बहुत इम्पोर्टेंट अवस्था होती है गर्भावस्था की, तो इनमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए, चिकित्सकीय परामर्श बराबर लेना चाहिए। आमतौर पर महिलाओं में ये देखा जाता है कि ठीक है बाद में करवा लेंगे, 5वें-6ठे महीने में सोनोग्राफी करवा लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको जब आप चिकित्सक के पास जाते हो तो वो आपको खाने-पीने की सलाह भी देते हैं, आराम की भी देते हैं, फॉलिक एसिड और कैल्शियम का सप्लीमेंट भी देते हैं, ताकि आगे किसी तरह की कोई जन्मजात विकृति नहीं हो। तो आपको जैसे ही गर्भावस्था का पता चलता है कि हाँ गर्भ ठहरा है, तो तुरंत जाकर अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा जी से कई महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली हर बीमारी से सतर्क रहें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए स्वास्थ्य के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।